आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है बेसिकली हमने र्यूमेटोमी के ऊपर फ्रेम किया है। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा र्यूमन की कंडीशंस के बारे में आपको बताएंगे, उसकी जो बेसिक एनाटॉमी है उसके बारे में बताएंगे और बेसिकली जो उसके अंदर का कंटेंट होता है वो कितने सेगमेंट में होता है और सबका अपना क्या रोल होता है। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें अपने एनिमल्स में र्यूमेटोमी परफॉर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा एक और बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर किसी एनिमल पे र्यूमेटोमी परफॉर्म करना है तो उसको हम लोकल एनेस्थीसिया कैसे देंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअली में र्यूमन होता क्या है। बेसिकली र्यूमन किसी भी र्यूमिनेंट के लिए, चाहे वो कैटल हो, बफेलो हो, सीप हो, गोट हो, ये सब है। इनमें जो र्यूमन होता है सबसे बड़ा वहाँ पे फर्मेंटेशन का कार्य होता है और ये फर्मेंटेशन का कार्य वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्रोटोजोन हो, ये सभी मिल करके फर्मेंटेशन का कार्य बेसिकली करते हैं। र्यूमन में जो सबसे ऊपर रहता है जिसको डार्सल पोजीशन बोला जाता है, वहाँ पे गैस का अक्युमुलेशन होता है। उसके जस्ट नीचे जो होता है, जो फ्रेश फीड एनिमल खाया रहता है या जिसको बोला जाता है कि रिसेंट फाइबर रहता है, वो बेसिकली रहता है। और उसके नीचे जो पहले से खाया हुआ रहता है जिसको हम लोग ओल्ड फाइबर बोलते हैं या ओल्ड फीड बोलते हैं, वो रहता है। और उसके नीचे जो रहता है वो बेसिकली र्यूमिनल फ्लूइड होता है जिसमें बहुत सारे जो कंटेंट होते हैं जो फीड किया रहता है वो आकर के उसमें डिजॉल्व रहता है और ये र्यूमन के थ्रू एब्जॉर्ब भी होता है। तो ये बेसिकली 4 जोन होते हैं। ये 4 जोन में डिवाइड होता है और हर एक जोन का अपना इम्पोर्टेंस होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि किस कंडीशंस में जो वेटनेरियन होते हैं उनको र्यूमेटोमी करना पड़ता है। सबसे पहला कंडीशंस या जो सबसे ज़्यादा मेन काज होता है वो होता है र्यूमिनल एसिडोसिस का। अब र्यूमिनल एसिडोसिस की जो कंडीशंस डेवलप होती है वो कई वजह से होती है। कई बार क्या होता है, जो शादी ब्याह का सीजन होता है वहाँ पे जो बचा कुचा खाना रहता है, पूड़ी रहता है या चावल रहता है या सब्जी रहता है, ये सारा चीज़ अगर एनिमल ज़्यादा खा लेता है या ग्रेन बहुत ज़्यादा, दाना बहुत ज़्यादा मात्रा में एकाएक खा ले उस कंडीशंस में, या नया भूसा वो एनिमल बहुत ज़्यादा खा ले, तो उस सभी कंडीशंस में उस एनिमल में र्यूमिनल एसिडोसिस की कंडीशंस डेवलप हो जाती है। अब ये जो बेसिकली र्यूमिनल एसिडोसिस होता है इसमें र्यूमन का पीएच कम हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि चूँकि जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसको ग्रीन ज़्यादा मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा मात्रा में मिल चुका होता है तो उसका फर्मेंटेशन बहुत तेज़ी से करने लगता है और जिसकी वजह से उसमें गैस का अक्युमुलेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। और एक कंडीशन जो र्यूमन का पीएच जब कम होने लगता है तो ये बॉडी के दूसरे पार्ट से जो वाटर होता है उसमें स्टोर करने लगता है, जिसकी वजह से जो र्यूमन का जो वेट होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसमें जो वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा आने लगता है उसकी वजह से क्या होता है, र्यूमिनल एटोनी कंडीशन डेवलप हो जाती है, मतलब र्यूमन की मोटिलिटी बंद हो जाती है। और जब र्यूमिनल की मोटिलिटी बंद हो जाती है तो उस कंडीशंस में एनिमल जो भी भूसा खाता है, जो भी चारा खाता है, वो आकर के उसी में डंप हो जाता है। और फिर एक कंडीशंस ऐसा आता है कि र्यूमन पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाता है। अब इसी को बोला जाता है र्यूमिनल इम्पैक्शन। और इस कंडीशंस में एनिमल्स के जो बचने की संभावना हो जाती है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर इसका समय पर र्यूमेटोमी नहीं हुआ तो इस कंडीशंस में एनिमल को बचाना आसान नहीं होता है। एक दूसरी कंडीशंस होती है बेसिकली जिसको हार्डवेयर डिजीज बोलते हैं। हार्डवेयर डिजीज र्यूमिनेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हार्डवेयर डिजीज थोड़ा सा आप समझ जाएं कि अगर कोई भी एनिमल कोई सी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को जब खाता है तो जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है जब उसके बॉडी के अंदर जाता है, बेसिकली र्यूमन के अंदर पहले जाता है और र्यूमन से फिर रेटिकुलम में जाता है। और रेटिकुलम का जो बनावट है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट जो होता है आगे नहीं बढ़ पाता है, वहीं पे क्या करता है, उसको पंचर करता है, उसको पियर्स करता है। और पंचर करने के बाद अब वो र्यूमन को क्रॉस करता है और उसके बाद वो पेरिटोनियम में जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में जाता है। अब जिस दिशा में जाता है उस दिशा में जो भी आर्गन्स मिलता है उस आर्गन्स को प्रभावित करता है। बेसिकली टीआरपी आपने नाम सुना होगा।
या पेरिटोनाइटिस नाम सुना होगा, या वैगस इंडाइजेशंस नाम सुना होगा। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके लिए ये जो हमारा हार्डवेयर डिजीज होता है ये बहुत प्रमुख रूप से इसका मेन काज होता है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हमको रिम्यूनोटॉमी करके उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट को अगर निकालने में हम सफल हो जाते हैं तो हमारा जो एनिमल है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। इसके अलावा एक और कंडीशंस में हमें अपने एनिमल की रिम्यूनोटॉमी करने की आवश्यकता होती है, और वो जो स्थिति होती है, उसकी जो परिस्थिति होती है वो ये है, अगर किसी एनिमल में हेयर बाल का फॉर्मेशन हो गया है और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन या चोक की कंडीशंस डेवलप हो गई है, तो उस कंडीशंस में हमें उस एनिमल को रिम्यूनोटॉमी करके उस हेयर बाल को वहाँ से बाहर निकालना होता है, और ताकि उसकी मोटिलिटी जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो जो चोक हुआ है, वो क्लियर हो जाए। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें हमें अपने एनिमल में रिम्यूनोटॉमी करके उस एनिमल को हम बचा सकते हैं। इसके अलावा रिम्यूनोटॉमी जब भी हम लोग करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि स्टैंडिंग कंडीशंस में हम लोग रिम्यूनोटॉमी करें, या उस एनिमल में जो एनेस्थीसिया दें, बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया दें, ताकि वो एनिमल की रिकवरी बहुत फास्ट हो। जी में इसको बहुत कम करने की कोशिश करते हैं, और ये जो मैंने एनिमल में रिकमेंड कंडीशंस में रिम्यूनोटॉमी किया है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये एनिमल उठ ही नहीं रहा है, और जिसकी वजह से मेरी मजबूरी है कि उसको रिकमेंड कंडीशन में ही रिम्यूनोटॉमी करना पड़ा। इतनी देर तक हमसे जुड़ने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।